देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर विवादित बयान देने के चलते अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी ने अपने ही राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा को नोटिस जारी किया है। एआईसीसी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने आलोक शर्मा को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए शो कॉज नोटिस में 4 यूट्यूब लिंक भी दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं की ओर से दावा किया गया है कि आलोक शर्मा ने अलग अलग मीडिया संस्थानों को दिए इंटरव्यू और डिबेट्स में कमलनाथ पर गंभीर विवादित टिप्पणियां की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि कमलनाथ के पिछले 5-6 वर्ष के कार्यकाल को देखकर लगता है कि वह खुद नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को काम भी नहीं करने दिया, साथ ही यह भी कहा कि उनके घर ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता। रईसा मलिक हमारे साथ जुड़ी है, आप प्रवक्ता। और रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कमलनाथ जी पर ही आरोप लगा रहे हैं, साफ कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी ने ही कांग्रेस को जीतने नहीं दिया, ना खुद काम किया, ना किसी और को काम करने दिया। क्या लगता है कि यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के जीतने का? देखिए, बिल्कुल अभी ये बात जो मध्य प्रदेश की राज्य इकाई से बार बार ये उद्घाटित हो रही थी। कांग्रेस के नेतागण अनेक बैठकों में, अनेक आंतरिक बैठकों में यह प्रश्न उठाते थे कि कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया और कांग्रेस के अंदर खुले सांप घूम रहे हैं। आस्तीन के सांप तो छोड़िए, खुले सांप घूम रहे हैं और ये पूरे भारत में ही घूम रहे हैं, क्योंकि हर पूरे भारतवर्ष में अभी आप देखिए, अब मिलिंद देवड़ा जी कांग्रेस में तो नहीं है, क्यों छोड़ के गए मिलिंद देवड़ा अभी? तो मुझे लगता है आस्तीन के सांप और खुले सांप जो हैं महाराष्ट्र में भी घूम रहे हैं और मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, तेलंगाना, पूरे भारत में। जो इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस जो है अपनी भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा पे निकली हुई है। मुझे लगता है यह राहुल जी अपनी ब्रांडिंग यात्रा पे निकले होंगे। और जो मध्य प्रदेश की आपने बात उठाई, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में तो मैं यही कहूंगा धर्मिष्ठा जी कि जो कांतिलाल भूरिया कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बेईमान लोग भरे हुए हैं, या मुकेश नायक जी कहते रहे पहले भी कि 2 दर्जन से ज्यादा जब विधायकों ने क्रॉस वोट किया था और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए समर्थन किया था, हमारी प्रत्याशी को जनजातीय अस्मिता के लिए वो विधायक भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया था उन्होंने, तब भी मुकेश नायक जी कह रहे थे कि उनके विधायक जो हैं वो आस्तीन के सांप हैं। लेकिन कांग्रेस सोती रहती है। मैं बताऊं आपको, ये नोटिस भी जो जारी किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की गीदड़ भपकी है। आप देखिए, जब भी कांग्रेस अपने नेताओं को कुछ भी नोटिस तो एक तो देती नहीं, आंखें बंद करके रखती है, कभी कुछ नहीं कहती है, ना कोई कार्रवाई करती है। ये पहली बार देखा है कि नोटिस दिया है। ऐसे उमंग सिंगार जब मध्य प्रदेश में मंत्री थे तो उस समय उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कई टिप्पणियां की थी, लेकिन उनको भी एक ऐसे ही छोटा सा नोटिस दे दिया था। लेकिन आज उनको पुरस्कृत कर दिया गया है, उपकृत कर दिया गया है, उनको आज नेता विपक्ष बना दिया गया है। तो कांग्रेस देखने लगा, आलोक शर्मा जी को भी कुछ दिन बाद पुरस्कार दे देगी और कांग्रेस में आस्तीन के सांप और खुले सांप घूमते रहेंगे, बेईमान लोग घूमते रहेंगे, जो कांतिलाल भूरिया कहते हैं। और कांग्रेस बिल्कुल उसी रसातल की ओर जा रही है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, जो मिलिंद देवड़ा कहते हैं। कांग्रेस में सिर्फ एक ही तंत्र है। पुनः आऊंगी आपके पास में रईसा मलिक जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाए, क्या लगता है अंतरकलह नजर आ रही है और इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बात जो है आलोक शर्मा जी ने जो बोली है, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब उन्होंने जो भी अंदरूनी एनालिसिस हुआ हो, जो भी मंथन हुआ हो, हार को लेकर जो भी हुआ हो, जो भी बातें थी वो अंदरूनी बातें थी, ये प्लेटफॉर्म नहीं था कहने का। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ उसमें बात होगी, क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी यहाँ पर भी जो है लोगों को समय नहीं देना, यहाँ चलो चलो से मशहूर हो गए थे कि विधायकों को, बड़े बड़ों को, वरिष्ठों को समय नहीं देना। और जो अगर कोई जा रहा है तो जो चुनाव हो या ना हो या सरकार रहते हुए
भी जैसे जाने वालों को रोकने के बजाय कहना कि आइए हमारी गाड़ी लेकर चले जाइए। अगर कोई धरना प्रदर्शन है या जनता के बात उठाने की बात कर रहा हो, चाहे सही व्यक्ति वही होता है, चाहे अपनी सरकार हो या किसी विपक्ष की सरकार हो, लेकिन जनता की आवाज को सड़कों पर लाने का उसका अधिकार है और जनता का अधिकार है कि वो उससे अपनी बात को रखवाए, पहुंचाए सरकार तक। तो जैसे सिंधिया जी ने कहा था कि हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, तो कहा गया कि नहीं आप लड़िए। तो ये सब चीजें जो थी वो नुकसान पहुंचाने वाली बात थी। जनता ने अपना विश्वास जताकर जिताया था और वो सरकार 15 महीने भी नहीं चल पाई। इसका भी बहुत बड़ा कारण रहा है। मंच खुले मंचों से कहा जाता है कि अगर टिकट नहीं मिला तो हमारे नहीं दूसरे के कुर्ते फाड़िए। तो इस तरह से अगर ये बयानबाजी होगी तो उसका कुछ ना कुछ आकलन तो होगा और मंथन हुआ होगा बड़े नेताओं में, सब में, और निकलकर कुछ जो कंक्लूजन आया उसको उन्होंने ओपनली कर दिया। ये आलोक शर्मा जी की गलती है। उन्हें जो है प्लेटफॉर्म जो है उस प्लेटफॉर्म पे बात करना थी। लेकिन हाँ, कहे आप और हम ये सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की कमजोरी रही है कि वो सही से जनता की लड़ाई को उसने नहीं लड़ा और 15 महीने की सरकार रहते हुए जनता के हित के काम नहीं कर पाई। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो प्लेटफॉर्म था, जो बयान आलोक शर्मा जी ने दिया है, वो प्लेटफॉर्म सही नहीं था। वहां ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, आऊंगी आपके पास भी। धर्मेंद्र शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कमलनाथ जी पर जो बयान दिया गया है, घर में आग लगी है और घर के ही चिराग से लगी है। आलोक शर्मा जी ने बयान दिया है, कमलनाथ जी के ऊपर बयान दिया है, साफ कहा है कि कमलनाथ जी चाहते ही नहीं थे कि चुनाव लड़े हम और चुनाव जीते। क्या मतलब है इस बयान का? क्या यही कारण है कि कांग्रेस हारी है? देखिए, आलोक शर्मा जी ने जो बयान दिया उसके लिए पार्टी ने संज्ञान लेकर उनको नोटिस दिया जी, और उनके बयान से पार्टी सहमत नहीं है। और रही बात चुनाव कांग्रेस क्यों हारी है, मैंने इससे पूर्व में भी आपकी डिबेट में आपको बताया था कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बनकर चुनाव आयोग बैठा है। और जिस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी उस समय लोगों के खाते में वोटिंग के 2 दिन पहले तक पैसे डाले गए। कई हितग्राहियों के खाते में 15-15, 20-20 हजार रुपए योजनाओं के इकट्ठे डाले गए, जो कि सरासर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। लेकिन चुनाव आयोग चूंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बनकर बैठा है। और दूसरा, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती पीटने का काम करते हैं, दम दिखाने का काम करते हैं, लाडली बहना योजना से इनकी सरकार बनी, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय तो फिर शिवराज सिंह चौहान को जाना चाहिए था। क्या कारण है शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी से हटा दिया? और शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 8 नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अटल अडवाणी के जमाने से सींचा था, उनको एक झटके में रिटायरमेंट थमा दिया गया। ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों को लेकर करती रही है और जनता के मुद्दों को हम आज भी उठा रहे हैं। चुनाव हारना जीतना अलग बात है। अब लोकतंत्र किस प्रकार से आज खतरे में है और लोकतांत्रिक जो संवैधानिक व्यवस्था इस देश में है, उसको सब चीजों को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निर्वाचन आयोग को किसी जमाने में कहा जाता था कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक निर्वाचन आयोग है और उसी के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता था। आज क्या हालत है इन सब लोगों की, आपसे ज्यादा किसी को पता नहीं। आपने सीधा सीधा चुनाव आयोग पर भी उंगली उठा दी और मीडिया चौथे स्तंभ पर भी उंगली उठा दी। और जैसा कि आपने कहा है कि शिवराज जी को दरकिनार किया गया, कमलनाथ जी को भी तो दरकिनार किया गया है, पीसीसी चीफ के पद से उन्हें भी हटा दिया गया। देखिए, ये बोलना कि उनको हटा कर गलत है। उन्होंने जब चुनाव परिणाम आए तो नैतिकता के आधार पर दिल्ली जाने इस्तीफा दिया था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। उनका ही ये बयान आया था मीडिया में। अरे सुन तो लीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने खुद ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, लेकिन उनसे वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा था कि जब तक नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता तब तक आप काम करते रहिए। तो उन्होंने कार्य किया। कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 50 साल से अधिक का राजनीतिक अनुभव उनका, जितनी हमारी और आपकी उम्र नहीं है उतने साल तक वो सांसद और विधायक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहे। वो उनका कद बहुत बड़ा है और वरिष्ठ नेता। जी सत्येंद्र जी, देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं बताऊं, मुझे लगता है कि कांग्रेस आज भी आत्मावलोकन से विमुख हो रही है।
और अब में इसमें कुछ कोई कर नहीं सकते हैं कि देखिए, जब भी कोई आत्मावलोचन से विमुख होता है तो उसका क्या हो सकता है। कहा गया है कि लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जी। तो जिसको कि जो भले ही कितनी प्रज्ञा हो, लेकिन अगर वो जिसके पास प्रज्ञा नहीं हो, लेकिन वो शास्त्र भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और तो यही बात हो रही, कांग्रेस जो है आत्मा साक्षात्कार नहीं करती है, अभी भी यही बात आ रही। मुझे लगता है पूरी कांग्रेस के अंदर इंटरनली सिस्टम में बहुत सारे जो गुटतंत्र बन गए ना, और उसी के कारण से ये हो रहा है। लेकिन आज भी ये बात बाहर बाहर की कह रहे हैं। आपने बात कही कि कमलनाथ जी को भी तो हटाया, और बिल्कुल सही प्रश्न पूछा मीडिया ने इसमें कोई वो नहीं किया। हमसे भी आप पूछते हैं, और मीडिया इन्होंने तो बार बार दम भरा था कि नहीं नहीं, कमलनाथ जी लोकसभा तक ही अध्यक्ष रहेंगे, लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। स्वयं उन्होंने भी कहा कि मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं, और बार बार पीयूष बघेल जी और सब पूरा मीडिया विभाग उसमें लगा हुआ था कि कमलनाथ जी हमारे नेता। और एकदम से लेटर आता है, जीतू पटवारी जी को बना दिया जाता है। जीतू पटवारी जी भी, मैं कहता हूं कि वो अभी संगठन के हिसाब से मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके जो मीडिया डोमेन में बयान है, जो पब्लिक डोमेन में है, वो कहते हैं कि आप तो मेरा ध्यान रखिए, पार्टी जाए तेल लेने। तो मुझे लगता है देखो, चाहे वो उमंग सिंगार को कांग्रेस ने नोटिस दिया हो, या अभी आलोक शर्मा जी को भी जो नोटिस दिया गया है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर यही बात हो जाएगी, अरे आप तो मेरा ध्यान रखो, पार्टी जाए तेल लेने, आपको हम बाहर नहीं निकालेंगे। तो ऐसे ही होगा, पूरी कांग्रेस के अंदर इसी प्रकार से चल रहा है। ठीक है सत्येंद्र जी, जो आपने आचार संहिता की बात कही इन्होंने, मेरे मित्र ने, आपके सवाल के साथ कांग्रेस प्रवक्ता के पास आऊंगी। इसके पहले रामानंद द्विवेदी जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से आलोक शर्मा ने बयानबाजी की है, कमलनाथ जैसे कहा जाता है वरिष्ठ और दिग्गज नेता है, मध्य प्रदेश के रहे हैं वो, और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाना कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं या फिर कांग्रेस को हराने में उन्हीं का योगदान है, किस तरह की बयानबाजी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से इस तरह की बयानबाजी कितनी उचित है? धर्मिष्ठा जी, ये तो कमलनाथ जी को सोचना चाहिए कि ये जो मध्य प्रदेश में पब्लिक ने नकार दिया कांग्रेस को जी, तो कहीं न कहीं कमलनाथ की हार है, कार्यकर्ताओं की हार है। और यदि कोई इनका प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरीके का बयान दे रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी मानते हैं कि वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जमीनी नेता जिस तरीके से पूरे प्रदेश में उसका वर्चस्व होना चाहिए जी, कमलनाथ जी सिर्फ अपने छिंदवाड़ा को एक समेट के रख लिए थे कि वहीं के नेता बन के रह गए थे। जी, पूरे प्रदेश में वो जिस तरीके से प्रयास करना चाहिए, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए, वो कहीं न कहीं उनसे चूक रही। कार्यकर्ता सामान्य तौर से उनसे मिल नहीं पाता था, ये कार्यकर्ताओं में ये ऊर्जा नहीं भर पाते थे, और उसका परिणाम हुआ कि करारी हार हुई। अब कांग्रेस के प्रवक्ता यदि इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो इसमें कोई बयानबाजी गलत, पार्टी के अनुशासन में गलत हो सकती है, लेकिन वो अपना जो आकलन किए हैं, मंथन किए हैं, उसके हिसाब से जिस तरीके से पार्टी हारी है यहाँ मध्य प्रदेश में, तो उनकी बयानबाजी कहीं न कहीं सही प्रतीत होती है। और इसमें कांग्रेस के नेताओं को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए, तभी आगे वो जनता के बीच विश्वास हासिल कर सकते हैं। और रही बात अनुशासन की, तो नोटिस देना फिर कार्रवाई करना, ये उनका अंदरूनी मामला हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने रामानंद द्विवेदी जी के। एक तो कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के होकर रह गए, जनता से वो मिल नहीं पाए। उनके कार्यकर्ता भी कई बार इस तरह के आरोप लगाते रहे कि हम मिलने जाते थे, हमें समय नहीं दिया जाता था। कई पुराने विधायक जो हार चुके हैं उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए। कई बार ऐसी बयानबाजियां सामने आई, और बयानबाजियां यहाँ तक सामने आई कि कमलनाथ को कांग्रेस से ही चुनौतियां मिल रही है। धर्मेंद्र शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि सत्येंद्र जी ने कहा कि इस नोटिस का तो कोई असर होने वाला है नहीं, जो नोटिस दिया गया आलोक शर्मा जी को, कुछ समय बाद यथास्थिति बन जाएगी। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कमलनाथ जी को कांग्रेस से ही चुनौतियां क्यों मिल रही है? कुछ पुराने विधायक ले लो, या फिर कांग्रेस के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो बयानबाजी दी है, लगातार कमलनाथ जी पर हमलावर क्यों है? क्या हार का ठिकरा जो है कमलनाथ जी के सर पे फोड़ दिया गया है? देखिए, ऐसा है, आपने एक कहावत सुनी होगी, गांव में भी बोली जाती है, शहर में भी बोली जाती है, कि जीत के कई चेहरे के लिए तैयार होते हैं और हार की
जिम्मेदारी कौन ले? तो जो चुनाव में हार हुई है इसको हमने स्वीकार किया, लेकिन हम इसको जनता का जनमत नहीं मानते, क्योंकि जनता के जनमत को अगर आपको देखना है तो ये भारत के इतिहास में पहली बार मैंने ऐसा देखा है। मैंने भी कई सारे चुनावों को बड़े करीब से देखा, चाहे वो प्रदेश के चुनाव रहे हो या केंद्र के चुनाव रहे हो। अमूमन जिस पार्टी को पोस्टल बैलेट में बढ़त मिलती है उसी की सरकार बनती हुई हमने और आपने आज तक देखी है। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पोस्टल बैलेट में 199 सीटों पर बढ़त मिली जी। लेकिन जब ईवीएम मैया का रिजल्ट खुलता है तो वो पार्टी कितने पर आकर रह जाती है और भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां पहुंच जाती है। तो ये सब चर्चाएं आज पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक इस विषय पर भी चर्चा कर रही है, लेकिन क्योंकि चुनाव हम हारे तो चुनाव हारे हिम्मत नहीं आ रही। आऊंगे सत्येंद्र जी आपके पास। हम अपना संघर्ष कर रहे हैं जी। और ये सब आरोप प्रत्यारोप लगाना ये तो लोग अपने मन की बात करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति में संघर्ष लगातार करते रहना चाहिए और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता के मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। बिल्कुल। कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता है, अगर कोई उनके ऊपर बोल रहा है तो उस व्यक्ति को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ और कांग्रेस पार्टी के समर्पित नेता है। बिल्कुल 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 सही कहा धर्मेंद्र शर्मा जी आपने। सत्येंद्र जैन जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं बताऊं, जैसे मेरे मित्र ने उठाया कि बोला ईवीएम और वो वही बैलेट पेपर से चुनाव कराने का, या जो मुझे लगता है इंदिरा गांधी टाइप का ही चुनाव कराना चाहते हैं। 1971 में भारत में आम चुनाव हुए और इंदिरा गांधी जी का चुनाव जो है अवैध, हम गए, हम चुनाव हाईकोर्ट गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, बोले फर्जी जीती है इंदिरा गांधी चुनाव में। और इंदिरा गांधी जी का जो फर्जी जीती तो उसके बाद आपातकाल लगा दिया गया, इस्तीफा देना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपातकाल क्यों लगाया उस पर नहीं, लेकिन मैं मेरे मित्र धर्मेंद्र जी से कहूंगा, धर्मेंद्र जी जरा सुन लीजिए, धर्मेंद्र जी जरा धैर्य रखिए और धर्मेंद्र जी व्याकुल मत होइए। मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा 5 से 25 साल हो जाएंगे और आप अगले 10 साल और भी आपकी सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनने वाले, आप सबका मैं समझता हूँ पीड़ा। मैं बताऊं तो अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप चले जाओ कोर्ट, कोर्ट जाओगे, जैसा हमें वर्डिक्ट मिला इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव फर्जी है, आप जाओगे, अगर कुछ भी गलत होता है आप प्रमाण के साथ जाओगे तो बता दिया जाएगा, कोर्ट कह देगा फर्जी चुनाव है, हम हटा सकते हैं, हम न्यायालय का निर्देश नहीं मानेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि भारत में आपातकाल लगा देंगे, जी एक एक करके हम बोलेंगे ताकि जनता हमारी आवाज स्पष्ट सुन पाए, क्योंकि हम यहाँ बहस करने के लिए नहीं बैठे, हम चाहते हैं कि जनता हर पार्टी की बात सुने और अपना समर्थन दे। जी सत्येंद्र जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, देखिए मैं अपने समय पे ही बोल रहा था, मैंने मेरे मित्र को बड़े ध्यान से सुना था, मैं चाहता तभी प्रतिकार करता, नहीं क्या मैंने, इसीलिए कि आपके दर्शकों के प्रति अनादर ना हो जाए दर्शकों का, बिल्कुल मैंने आपके दर्शकों के सम्मान के लिए ही शांत रहता हूं। तो आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव था, हमने कहा अवैध है तो हम गए कोर्ट और कोर्ट ने भी हमारी बात को माना, अवैध चुनाव घोषित हुआ, इंदिरा गांधी जी को इस्तीफा देना था, नहीं दिया और उन्होंने आपातकाल लगाया। मैं मेरे मित्र से कहता हूं कि अगर इनको कोई दिक्कत आती है तो चले जाए, अभी न्यायालय है, न्यायालयीन तंत्र से, जैसे राहुल गांधी जी को बेल में, अभी राहुल गांधी जी बेल पे चल रहे हैं, या राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की जो सजा हुई संसद ही उनकी बहाल हो गई, अभी स्थगन आदेश लगा है उस पर, तो ऐसे ही कोर्ट अगर इनकी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये उसमें नहीं जाते हैं, मैं बताऊं। और दूसरा जो मेरी दीदी कह रही थी आम आदमी पार्टी से हैं, मैं थोड़ा सा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मेरी बहन जो है उन्होंने, मैं सम्मान करता हूं उनका, हमारी मातृशक्ति है, लेकिन आप देखिए इतना बोल रही, मुझे लगता है आप थोड़ा बोलिए, क्योंकि आप लोग इंडिया अलायंस में है, आप एकदम से कांग्रेस की बुराई कर दोगी तो कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस आपको आपकी आम आदमी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि आप लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन का एक धर्म होता है कि एक दूसरे की गलतियों को ढांको। ठीक है सत्येंद्र जी। धर्मेंद्र जी, मेरा जैन साहब से एक सवाल है। जैन साहब, आप बहुत अच्छे नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप मुझे बताते हैं अगर आपने भारत के इतिहास में किसी राज्य में ऐसा ट्रेंड देखा हो या देश के किसी चुनाव में ऐसा ट्रेंड देखा हो कि पोस्टल बैलेट में एक पार्टी 199 सीट जीतेगी और वो रिजल्ट में 63 पर आकर रह जाए, बता दीजिए। जवाब दे दूं? जी सत्येंद्र जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं बताऊं, अगर कांग्रेस को ऐसा कुछ लगता है तो कांग्रेस को अभी आज ही तुरंत, इनकी मेरे मित्र हैं धर्मेंद्र जी, और धर्मेंद्र जी की बात को मानते हुए तेलंगाना में इनको इस्तीफा दे देना चाहिए,
हिमाचल में इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी ईवीएम के बाद इन्होंने शपथ अरे दिलाई अगर थी, सारे वहां पर राज्यों में फेल कर लोगे ये तो अस्वीकार जनता कर दें। आपको या छत्तीसगढ़ में इनकी बनाएगी। सरकार बनी थी, राजस्थान में उसी ईवीएम ने बनाई, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी उसी ईवीएम के द्वारा बनी। तो मेरे मित्र और जी, जो रईसा जी, भी आऊंगी जितने भी आपके विधायक यहाँ मध्य प्रदेश में जीते हैं उन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई पोस्टल बैलेट में ज्यादा वोट अरे मिले थे मैंने हमारे तो दूसरे आपसे सवाल प्रत्याशियों किया, को। इसका सीधा और सीधा जवाब दे मुझे देना लगता पड़ेगा। हो सकता है कि निर्वाचन आयोग को भी लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ है या कुछ है, तो वो और विचार करे और कोर्ट में भी चले जाएंगे। तो कोर्ट में भी एक अच्छा होगा कि जब सारे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, वो सारे मुख्यमंत्री इनके जो बने हैं तेलंगाना के हैं या हिमाचल प्रदेश के सुक्खू जी, ये लोग अगर इस्तीफा दे देंगे तो वो तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री इनके इस्तीफा दे दें, विधायक इस्तीफा दे दें, एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं इनको सलाह देता हूँ ये भेजें और आज ही तत्काल 1-2 दिन में इस्तीफा करवा दें। तो बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि उनकी बात पे कुछ विचार हो। देखिए मैं बताऊं, हिमाचल प्रदेश में मात्र हमें 38,000 वोट कम मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में जो हमारी सरकार नहीं बनी है, मैं बताता हूँ 38,000 अरे वोट पूरे कम मिले हैं। अगर 1-2 सीट पे ही हमें 10-20,000, मैं नहीं कहता, मैं फिर भी नहीं कह रहा, मैं जनमत का सम्मान करता हूँ। कांग्रेस की सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, हम स्वागत करते हैं, चलाएं वो, लेकिन वहां पर वो आधे पूरे नहीं कर रहे। 1.25 साल होने को आ गए, वहां पे महिलाओं को 1 रुपए नहीं दिया, 1500 रुपए महीने देने की बात की थी, 100 रुपए लीटर का दूध देने की बात की थी, एक वादा पूरा नहीं हुआ। बिजली के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोलियम बढ़ा दिया। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं बताऊं इस्तीफा दे सकते हैं, ये इस्तीफा दे सकते हैं और सारी जगह से इस्तीफा दे देना चाहिए इन लोगों को। हो सकता है उनका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े। रईसा मलिक जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? सुप्रीम कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया और एक बार कोर्ट ने माना, ऐसे इनको निर्णय मिल जाएगा। रईसा मलिक जी, मैं सत्यन जी से कहना चाह रही थी कि ये पार्टियां होती है जनता की लड़ाई के लिए, ना कि एक दूसरे को दबाने के लिए। आप जो बात कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी मुझे बाहर नहीं करते, गठबंधन में बंधी हुई है। आम आदमी पार्टी गठबंधन में बंधी है जनता के हित के लिए, सच्चाई के लिए, सच बात करने के लिए। और जहां तक ईवीएम का सवाल है, तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील जो आज तक कभी नहीं उतरे थे, वो पहले भी मैं डिबेट में कह चुकी हूँ कि सड़कों पर उतरे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट वकील से जाकर मिलना चाह रहे हैं जज से साहब से, लेकिन अभी उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। वो सब चीजें हैं। आज हम बैठे हैं जिस चर्चा को करने के लिए, वो चर्चा की बात अलग है। केजरीवाल जी हमेशा सच की लड़ाई लड़ते रहे हैं और जनता ने उनको पसंद किया है, और सच की लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। गठबंधन में बंधकर हम लोग जनता के हित की बात नहीं भूलेंगे, जनता के हित की बात ही करेंगे, हित की लड़ाई की बात करेंगे। मैं आलोक शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती कि उन्होंने खुलकर इतनी बात करी और कहा, मतलब बाहर निकल कर बात करी है, तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और रहा सवाल नोटिस का, तो वो उसका जवाब भी दे दिया जाएगा, उनका जो भी होगा। और हम ये बात कहना चाहते हैं, जो सच्चाई है बोलने में उसमें कोई डर नहीं होता, सच बात कहने में। क्योंकि यहाँ पर अखिलेश जी से भी काफी कुछ बात हो गई थी कमलनाथ जी के माध्यम से, लेकिन उसके बाद फिर उसको संभाला गया, ऊपर गठबंधन ने संभाला और फिर बात बनी। लेकिन सच्चाई कहने के लिए हम गठबंधन में नहीं बंधे हैं कि जनता की बात आप लोग भूल गए। जनता को आप लोगों ने जो शिवराज जी ने जो योजनाएं चलाई थी, जो लाडली बहना की चलाई थी, वो सब भूल गए, सब छोड़ दिया आप लोगों ने। शिवराज जी को भूल गए जिन्होंने जाके बहनों से रिक्वेस्ट करके बहनों के हाथ पैर जोड़कर लाए थे, वो सब भूल गए आप लोग। वो आप लोगों का काम है भूलना, निकालना, ये आम आदमी का काम नहीं है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी हमेशा जनता के हित की बात करती है, जनता के हित की बात को रखती है, उसकी लड़ाई लड़ती है। यही वजह है कि दिल्ली जैसी जगह पर बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार होते हुए वो दिल्ली से नहीं हटा पा रहे, क्योंकि जनता उन्हें बार बार ला रही है। और 1-2 स्टेट तो आप लोग छोड़ते हैं ईवीएम के नाम पे, कि ताकि हमारा 100% अगर हम ले लेंगे तो 100% में, जैसे अभी घोटाले निकले थे बच्चों के कि 100% ले लिया और उसके बाद पता चला कि वो रिजल्ट कुछ था, कॉपी में कुछ लिखा था और सब पकड़े गए। इस तरह से आप लोग अपना बचाव करते हैं। आपके पास सत्यन जैन जी, देखिए मुझे लगता है कि इनको भी जो है ना, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, मुझे लगता है ईवीएम इनको झूठी लगती है। और एक सॉन्ग है कि मुन्नी बदनाम हुई, मुझे लगता है ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए ईवीएम बदनाम हुई वाला सॉन्ग आना चाहिए। देखिए उसी ईवीएम से जीतते, क्या बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकता से थोड़ी बात तो करिए तनिक। हम लोग भी कई चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा ये बताइए, इसी 0.5% वोट नहीं मिला है मध्य प्रदेश में, और जितने चुनाव हुए अभी उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील शामिल हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो तो पढ़ा लिखा तबका है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, न जाने कितने लोगों की लड़ाई को लड़ते हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के जो वकील रोडों पर उतरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी
कांग्रेस पार्टी तो बहुत दूर की बात है, गठबंधन बहुत दूर की बात है। जो वकील उतरे, जो मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि इस तरह की लड़ाई दीदी हो गया, लड़ रहे हैं। दीदी सुनिए तो आप जी, मैं सब पे जवाब देता हूँ। आप लोग, मैंने कहा ना, कोर्ट अपने न्यायालय अभी अपना निभाए, न्यायालय लोकतंत्र पे कोई वो नहीं है, लोकतंत्र है भारत में, और बिल्कुल आप जा सकते हैं। दूसरी बात देखिए, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग अपनी तिथियां देता है कि आप आइए, ये रखिए ईवीएम, आप हैक कर लीजिए। अभी भी शायद चुनाव आयोग ने कोई ऐसी डेट निकाली है कि सारे राजनीतिक दल चले जाएं और वो वहां जाकर के बताएं। तो देखिए चुनाव आयोग कितना फ्री एंड फेयर काम कराता है। वो कह रहा है आप देख लीजिए, आपको जिससे वीवीपैट जो है, जो सीपीयू होता है, जो मशीन, सारी चीजों की बात कर रही हो, आप जाइए तो चुनाव मुझे तो बता रहे हैं तरीका, उस तरीके से कर लेना। वो तो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, उन न जाने कितने आप लोगों के केस भी वो लोग लड़ते हैं। ठीक है रईसा जी, सत्येंद्र जी पुनः आऊंगे आपके पास। जी धर्मेंद्र, अरे देखिए सत्येंद्र जी पुनः आऊंगी, सत्येंद्र जी पुनः आऊंगी आपके पास। जी धर्मेंद्र जी, आपके चैनल पर बैठ मैं आपके चैनल पर बैठकर सत्येंद्र जी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से दो सवाल करता हूं। आप अगर भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय दल हैं और मोदी जी आपके सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो चाहे वो चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से, चुनाव परिणाम तो आपके फेवर में आएंगे अगर आपको भरोसा है तो। फिर आप चुनाव आयोग का और ईवीएम का बचाव करने क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं छाती ठोककर कह देते जैसे मोदी जी लोकसभा में कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, ऐसे ठोककर बोल दीजिए, हटाइए ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। हम तो लोकप्रिय नेता है और हम लोकप्रिय पार्टी है, जनता हमारे साथ है, किस बात के डर है? खुलकर बोलिए ना, क्यों आप चुनाव आयोग और ईवीएम के बचाव में आ जाते हैं? ये बताता है कि आपका और चुनाव आयोग का गठबंधन है। धर्मेंद्र जी एक चीज यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे कि आपने कहा कि पेपर से क्यों चुनाव नहीं करवा लेते हैं, बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी को, लेकिन क्या हम वापस से फिर 17वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में चले जाएं, रिपीट चले जाएं, जहां हम तरक्की की बात कर रहे हैं वहां बिल्कुल वापस पीछे ले जाने की बात करें? कितना पैसा खर्च होगा, कितना समय खर्च होगा, और तब भी अगर कांग्रेस पार्टी हार गई तब क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका मतलब अमेरिका 70 की सदी में चला गया, चीन, रूस, जापान, वहाँ की जनसंख्या भी तो देखिए, वहाँ की जनसंख्या भी तो देखिए। अरे सुन तो लीजिए, किस बात का डर है? बैलेट पेपर से 3 दिन में चुनाव परिणाम आ जाएंगे। आज मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम 17 दिन में आए। अरे मैडम, विषय आज कमलनाथ जी का है, कहाँ चले जा रहे हैं मैडम? इतना इसमें ईवीएम से अलग रख लीजिएगा। आज तो देखिए कांग्रेस के अंदर गद्दार लोग बेईमान है, कांग्रेस के अंदर आस्तीन के साथ और खुले साथ घूम रहे हैं, उसमें पैसा खर्च जो कांग्रेस के ये विषय वो है। और कांग्रेस आज भी इधर उधर की बातें करने लगी भैया। आज तो कमलनाथ जी को देखिए क्या करारा तमाचा मारा है। जो कमलनाथ जी बार बार कहते रहे चलो चलो हटो हटो, या कपड़े फाड़ो, जाओ दिग्विजय सिंह जी के, जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो, ये उसमें बात होना चाहिए भाई। धर्मेंद्र भाई, अरे तनिक समझाओ अपने नेताओं को। और फिर वो जीत पवार जी को ले आए, वो कहते हैं महिला हित हनता है, वो कहते हैं नफरती हिंदू कहते हैं कि महिलाएं 200-500 रुपए रखे रख लेती हैं। सत्येंद्र जी हमारे पास समय की सीमा है। रामानंद द्विवेदी जी आपके पास आऊंगी मैं। यहाँ जिस तरह से बयानबाजी आई है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, साठगांठ का आरोप लगाया है, साथ ही कहा गया है कि कांग्रेस के हारने की वजह वही है। हालांकि नोटिस दे दिया गया है, लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी सामने आ रही है वो भी वरिष्ठ नेता को लेकर सामने आ रही है, तो ये लोकसभा में कितना नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस को? क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वसनीयता में तो कमी आएगी, क्योंकि जनता इस तरह की जब बयानबाजी सुनती है, इस तरह के बयान सुनती है, तो विश्वसनीयता में कमी नहीं आएगी कांग्रेस की? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, ये जो बयानबाजी है यही तो भाजपा और कांग्रेस में एक फर्क है जी, कि अनुशासन पार्टियों में सबसे प्रमुख होना चाहिए। यदि अनुशासन नहीं है तो फिर वो जनता भी विश्वास नहीं जताती। कांग्रेस में अनुशासन की कहीं न कहीं कमी तो है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, वो इनकी जो अनुशासन समिति की कमेटी भी जो होगी तो उसको ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अनुशासन भाजपा में देखिए, इनमें भी बहुत सारी पोल हैं, बहुत अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन ये बाहर जनता तक नहीं आ पाती। और कांग्रेस में छोटी भी लड़ाई जनता तक पहुंच जाती है, तो इसका असर कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। जनता विश्वास भी नहीं करती और उसका नतीजा ये होता है कि कांग्रेस जब हारती है तो कहीं ईवीएम को दोषी ठहराती है, कहीं
अन्य उनकी एजेंसियों को दोषी देती है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले अनुशासन बहुत ज़रूरी है। कार्यकर्ताओं में अनुशासन ले आए कांग्रेस, तभी आगे देश का भला हो सकता है और देश में ये पार्टियां आ सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रामानंद द्विवेदी जी के अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुशासन जब तक नहीं होगा तब तक इस तरह की बयानबाजियां नहीं रुकेगी। सत्येंद्र चौधरी जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, रईसा मलिक जी, रामानंद द्विवेदी जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर लिखा कि कमलनाथ जी को अब कांग्रेस के नेताओं से ही चुनौतियां मिल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा की कमलनाथ जी के खिलाफ की गई बयानबाजी को नाथ जी के सलाहकार मंडल ने ही वायरल कर दिया। जिनको नहीं पता था कि उनको भी ये बात पता चल गई और बची कुची जो पोल थी वो भी खुल गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयानबाजी के बाद लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को कितना नुकसान होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।